आज का हम लोग का टॉपिक है मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन। शाब्दिक या मौखिक संचार तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। यह व्यक्ति के बीच संचार का सामान्य सामना करने के लिए आमने सामने और इसमें टेलीफोन, इंटरकॉम और सार्वजनिक भाषण आदि के माध्यम से संचार शामिल है। यानी ओरल मौखिक संचार में आमने सामने रह कर के बातचीत होता है टेलीफोन के माध्यम से। जैसे अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक संचार का माध्यम है, ये ओरल संचार का माध्यम है। ये इसमें कुछ लिखित नहीं है। उसके बाद प्रत्येक संगठन में सूचनाओं का एक बड़ा आदान प्रदान मौके से किया जाता है और यह आमतौर पर लिखित संचार के लिए पसंद किया जाता है। प्रत्येक संगठन, चाहे वो संगठन स्कूल भी हो सकता है, हम लोग का काम करने वाला जगह भी हो सकता है, या कोई भी व्यावसायिक जगह हो सकता है जहाँ पे लिखित संचार पसंद किया जाता है क्योंकि वो उसका रिकॉर्ड रहता है। अब इसमें एक थियो हायमैन, एक साइंटिस्ट है, उनका कहना है ओरल कम्युनिकेशन के बारे में कि मानव आवाज़, अर्थ और छायांकन के साथ संदेश प्रदान कर सकती है, जो लिखित के लंबे पृष्ठ जो बस चेक नहीं कर सकती। यानी मौखिक संचार में हम अपना संदेश आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन लिखित तौर पे उसको चेक नहीं कर सकते। हम जो बोले फिर दोबारा जाके उसको चेक नहीं कर सकते मौखिक संचार में। मौखिक संचार की महत्वपूर्ण विशेषताएं यह है कि वास्तविक अर्थ, आवाज़ के तरीके ईश्वर से व्यक्त किए जाते हैं। यह संचालित और संचार चेहरे के भाव से होता है। मौखिक संचार में जो हम बोलते हैं वो एक बार निकल गया, फिर उसको हम मिटा नहीं सकते। लिखित संचार में हम उसको कर सकते हैं। मानते हैं कुछ लिखे गलत हो गया तो उसको काट सकते हैं, मिटा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन मौखिक संचार में एक बार जो निकल गया, हम उसको सॉरी बोल करके या कुछ करके उसको संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते क्योंकि एक बार जो निकल गया सो निकल गया। मौखिक संचार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चेहरे का भाव, तुम्हारा एटीट्यूड, ये सब चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मौखिक संचार व्यक्ति को विभिन्न तरीकों से मदद करता है, अर्थात समाज में संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए एक पेशेवर कैरियर का नेतृत्व करने और व्यवसाय में शामिल लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। मौखिक संचार में हम कहीं भी काम करते हैं या स्कूल में रहते हैं, तो स्कूल में जाते हैं तो हम अकेले जाते हैं, कभी कभार 2-4 दोस्त होते हैं, लेकिन स्कूल में जाने के बाद बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। कैसे? आपस में बातचीत से। वो भी एक संचार ही है। तो मौखिक संचार से ही हमारा बातचीत से ही होता है सबसे परिचय। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह व्यवसाय में भी जाते हैं तो हम अकेले जाते हैं, लेकिन वहाँ और भी कार्य करते रहते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं तो हमारा एक रिश्ता बन जाता है उनसे। अब इसका उदाहरण के लिए, जब आप विभिन्न संस्कृतियों, उम्र और अनुभव के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका मौखिक संचार कौशल बहुत प्रभावी होना चाहिए। गैर मौखिक संचार या बॉडी लैंग्वेज के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझकर आप लोगों को और आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। मौखिक संचार में जितना बढ़िया होगा, तो हम अपने काम करने वाले जगह पे अपने सीनियर से जितना बढ़िया से बात करेंगे, वो उतना बढ़िया से हमको जवाब देंगे, हमारा रिस्पेक्ट करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। मौखिक संचार की सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ा लाभ यही है। देखो, मौखिक संचार के लाभ, मौखिक संचार के कुछ लाभ भी हैं। जैसे लिखित संचार की तुलना में यह कम खर्चीला और किफ़ायती होता है। लिखित संचार में पेन चाहिए, कागज़ चाहिए, लिखेंगे, कुछ समय खर्च होता है। ये सब चीज़ मौखिक संचार में बच जाता है। यह तेज और समय बचाता है। मौखिक संचार में जब भी कोई हमसे बोलता है तो उसका तुरंत जवाब दे देते हैं, और लिखित संचार में अगर हम उसको लिख करके देने जाएंगे तो काफ़ी समय खर्च होता है। लिखित संचार की तुलना में यह अधिक प्रभावी होता है। लिखित संचार में हम लिख देंगे, लेकिन मौखिक संचार में क्या करेंगे, किसी को अगर हम ऑर्डर देते हैं तो बोलने की भाषा में वो एक उस पर एक प्रभाव चल जाता है। एक बोलने का एक लैंग्वेज होता है, एक तरीका होता है, जिससे कि उस पर एक क्या बोलते हैं, स्वामित्व स्थापित होता है, जिससे वह और प्रभावी ढंग से और अच्छे तरीके से उसको समझ जाता है। रिसीवर की तत्काल प्रतिक्रिया ली जा सकती है।
मौखिक संचार में जब किसी से बात करते हैं हम, तो उसका तत्काल प्रक्रिया मिल जाता है। जैसे कि अभी हम तुम लोग से पढ़ा रहे हैं, तो हमको अगर तत्काल प्रतिक्रिया चाहिए कि हाँ तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उधर से तुम लोग का रिप्लाई आएगा, यस सर, नो सर। उस हिसाब से हम और भी कुछ, अगर नहीं समझ में आएगा तो और कुछ बताएंगे, और समझ में आ गया तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पांचवा है त्वरित और शीघ्र होना होने की विशिष्ट लाभ मौखिक संचार में मिलता है। यह संदेश के ट्रांजिस्टर तथा रिसीवर दोनों को सीधा जवाब देने का अवसर प्रदान करता है। मौखिक संचार बोले आमने सामने वाला बात है, इसमें तुरंत जवाब मिल जाता है। एक दूसरे को अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत सुन करके उसका सही जवाब हमें दे देता है। मौखिक संचार निकट संपर्क की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार विचारों, तथ्यों, समाज और सहयोग के परस्पर आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। मौखिक संचार विचारों और संपर्कों को आदान प्रदान करने का बढ़ावा देता है। अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, तो अगर तुम लोग के सामने रखेंगे और उस पर भी तुम लोग का कुछ विचार होगा, तो तुम लोग हमको बताओगे वो विचार, तो इस तरह से मेरा नॉलेज और तुम्हारा नॉलेज का आदान प्रदान होगा और हम लोग का परस्पर सहयोग भी बढ़ेगा। यह एक दोस्ताना और सहकारी टीम भावना ला सकता है। मौखिक संचार दोस्ताना और सहकारी टीम भावना ला सकता है। अपने दोस्तों से और अपने टीममेट से अगर सही तरीके से हम बात करते रहेंगे, तो यह एक दोस्ताना भाव लाता है। गलतफहमी या संदेश को तब वहाँ से हटाया जा सकता है। अगर किसी चीज़ का गलतफहमी हो, अगर हम सीधे जा कर के उससे पूछेंगे कि भाई ये आ, बात सही है, तो वो तुरंत ही हमें गलतफहमी दूर कर सकता है कि हाँ ये बात सही है या गलत है। यह लंबे संचार के लिए अच्छा नहीं है। अब जो मौखिक संचार है, ये लंबे संचार के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई भी लंबे देर तक बात करते रहता है, तो हम लोग बोलते हैं बहुत बातूनी है या बहुत ज़्यादा बोलता है, इस तरह करके बोलते हैं। तो ये अच्छा नहीं होता है। कम बोलना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। समय के हिसाब से सही जगह पे सही बात बोलना ही सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का माना जाता है। इसमें भाषा की समस्याएं हैं। किसी को कुछ व्यक्त करने का मतलब हो सकता है, लेकिन उसके बोलने के तरीके के कारण या कुछ और बात बता सकता है। ये सबसे अच्छा टॉपिक है कि भाषा की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। जैसे हम अपना दोस्त को बोलना चाहते हैं कि चलो हम ये कुछ और बोलना चाहते हैं, जैसे तुमको देख लेंगे, तो बाद में होता है कि उसका तबीयत खराब है तो देख लेंगे, या उससे हम गुस्सा हैं तो बोलते हैं कि तुमको देख लेंगे, बाद में कुछ करेंगे। तो ये हमारे बोलचाल के एक आवाज़ से और हाव भाव से स्पष्ट होता है। यह पर्याप्त है जहाँ नीतियों और नियमों की विशिष्ट प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। बोलने का कुछ नियम होता है, हाव भाव होता है, वहाँ के लिए ये पर्याप्त है। तो दूसरा आता है मौखिक संचार के नुकसान। मौखिक संचार के फायदे हैं तो नुकसान भी है। यह कम विश्वसनीय होता है। यह कम विश्वसनीय इसलिए होता है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। हम कुछ बोल के चले गए, बाद में हमको पता चला, कोई आके बोलता है कि तुम ये बोले थे, वो हम नकर जाते हैं। और ये खासकर देखा होगा कि सूदखोर लोग ऐसा बहुत ज़्यादा करता है, बोलेगा कुछ और बाद में कुछ और बोलता है। तो इसीलिए मौखिक संचार नुकसानदेह भी होता है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह लोगों के स्वार्थ और रवैये से प्रभावित होता है। मौखिक संचार स्वार्थ और रवैये से प्रभावित होता है। मौखिक संचार में हम अपने स्वार्थ के अनुरूप बोलते हैं, स्वार्थ के अनुरूप किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी से रिश्ता भी जोड़ लेते हैं, वो सब स्वार्थ के से प्रभावित होता है। यह भविष्य के संदेश के लिए कोई रिकॉर्ड प्रदान नहीं करता। मौखिक संचार कोई रिकॉर्ड प्रदान नहीं करता। अब तो जुग आ गया है कि आदमी मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता है, तो कुछ कभी कभार उसका रिकॉर्ड मिल जाता है। ये लंबे संदेश के लिए प्रयुक्त नहीं है। वही बोले थे, मौखिक संचार लंबे संदेश के लिए प्रयुक्त नहीं है। सब बातों नहीं बोलने लगेगा या मजाक उड़ाने लगेगा।
एक संभावना है कि बोले गए शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना या समझा नहीं जा सकता। एक संभावना है कि जरूर ये संभावना होता है कि कहीं हम ऐसी जगह पे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ कोई गाड़ी पार हुआ जोर से हॉर्न देते हुए, तो मेरा बात अधूरा रह गया, अगला सुन नहीं पाया। तो ये मौखिक संचार में ये असुविधा होती है। अब तुलना चार्ट, मौखिक संचार और लिखित संचार में तुलना करेंगे। यहाँ तक पढ़ा है तो सबको समझ में आया अभी? तो रिप्लाई करो, यस और नो। ठीक है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम अभी टोक सकती है, चाहे कुछ समझ में नहीं आया तो अभी बोल सकती है, नहीं तो क्लास ख़त्म होने के बाद पर्सनल कॉल या ग्रुप में मैसेज कर सकती है, ये समझ में नहीं आया उसको हम समझा देंगे। ठीक, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुलना चार्ट, संचार के लिए आधार, संचार के लिए कौन सा आधार है और मौखिक संचार में और लिखित संचार में क्या उसका फ़ायदा है, नुकसान है, इसी चीज़ का तुलना करेंगे। तो मौखिक संचार के आधार, अर्थ में मौखिक संचार क्या है? बोले गए शब्दों के माध्यम से विचारों, सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान ओरल कम्युनिकेशन है, ये शब्द के माध्यम से होता है। और लिखित संचार में लिखित मुद्रित रूप से संदेश, राय और जानकारी का आदान प्रदान लिखित संचार कहलाता है। दूसरा है, यह क्या है? मुंह के शब्दों की मदद से संचार किया जाता है, ओरल कम्युनिकेशन मुंह से बोला जाता है। और पाठ, लिखित संचार में पाठ की सहायता से संचार होता है, पाठ के यानी लिख करके संचार किया जाता है। साक्षरता, मौखिक संचार में साक्षरता की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अनपढ़ आदमी भी बातचीत कर सकता है, कोई खूब पढ़ा लिखा आदमी भी बातचीत कर सकता है। और लिखित संचार में पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे तो हम संचार नहीं कर पाएंगे, कोई भी हमारा काम लिखित तौर पे नहीं हो पाएगा, हमें दूसरों पे आश्रित रहना पड़ेगा। संदेश का प्रसारण, तीव्र और धीरे। संदेश का प्रसारण मौखिक संचार में तीव्र होता है, हम बहुत जल्दी जल्दी बोल के निकल जाते हैं। और लिखित संचार में यह बड़ा धीरे होता है, पहले हम सोचेंगे, लिखेंगे, फिर उसको मिलाएंगे कि सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इसलिए ये लिखित संचार थोड़ा धीरे होता है। प्रमाण, संचार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अभी बोले कि ओरल संचार का, ओरल कम्युनिकेशन यानी जो हम लोग मौखिक बातचीत करते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। बट आजकल टेक्निकल युग में ये सुविधा भी उपलब्ध है कि कोई कुछ बोल रहा है, अगर हम उचित समय पर उसको रिकॉर्ड कर सकें मोबाइल में या किसी और डिवाइस से, तो वो हो जाता है। लेकिन ये अपवाद है, ये पूरी तरह से सच भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम समय में मौखिक संचार का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। संचार की उचित रिकॉर्ड मौजूद है, हाँ, लिखित संचार में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। हम कुछ लिख करके एप्लीकेशन, अक्सर ऑफिस में या स्कूल में देखना कि लिखित संचार का रिकॉर्ड मौजूद रहता है, जो तुम एप्लीकेशन देती हो वो हमेशा मौजूद रहता है, चाहे तुम स्कूल छोड़ के चल जाओ फिर भी वो फाइल में रहेगा, या कहीं हम काम कर रहे हैं, वो रिटायर भी हो जाते हैं तब भी वो फाइल मौजूद रहता है, कभी काम पड़ने पे जाते हैं तो वो हमें मिल जाता है। तो लिखित संचार का रिकॉर्ड मौजूद रहता है। संदेश देने से पहले संशोधन संभव नहीं है। हम पहले ही बोले थे कि ओरल कम्युनिकेशन में पढ़ाते समय कि इसमें संशोधन मौजूद नहीं है। हम एक बार जो बोल करके निकल गए, संभव नहीं है कि उसको हम मिटा सके। हाँ, उसको सॉरी बोल करके या किसी तरीके से संशोधित कर सकते हैं, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। मुमकिन है, लिखित संचार में ये संभव है, अगर हमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो हम उसको सुधार करके फ्रेश लिख सकते हैं। अशाब्दिक संकेतों का की प्राप्ति, हाँ, अशाब्दिक संकेत मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम गाली बोल सकते हैं या कुछ अपशब्द बोल सकते हैं हम ओरल भाषा में, लेकिन लिखित भाषा में ऐसा नहीं बोल सकते, ये असभ्यता माना जाता है। गलतफहमी की संभावना बहुत ऊंचा, ओरल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार में गलतफहमी की बहुत काफ़ी संभावना होती है। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, अगला समझ कुछ और जाता है,
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मौखिक संचार का। और लिखित संचार में काफ़ी कम होता है, हम टू द पॉइंट टू द टॉपिक हम लिखते हैं। निष्कर्ष, अब मौखिक संचार का निष्कर्ष देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार एक अनौपचारिक है जिसे आमतौर पर व्यक्तिगत बातचीत, समूह वार्ता आदि के उपयोग आदि में उपयोग किया जाता है। लिखित संचार औपचारिक संचार है जिसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक दुनिया आदि में किया जाता है। तो संचार मोड के बीच चयन करना एक कठिन कार्य है क्योंकि दोनों अपने स्थान पर अच्छे हैं। ओरल कम्युनिकेशन और रिटेन कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार तथा लिखित संचार में कौन सबसे अच्छा है, इसका कल्पना कर पाना थोड़ा कठिन काम है क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे मतलब एकदम स्ट्रांग है। लिखित संचार केवल रिकॉर्ड ऑफिशियल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफिस में मौखिक संचार नहीं चलेगा, वहाँ एकदम रिटन जरूरी होता है। लेकिन जब हम दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं तो वहाँ पे लिखित संचार नहीं चलेगा, वहाँ पे केवल ओरल ही चलेगा, यानी मौखिक संचार ही चलेगा। अब आगे है, लोग आमतौर पर संचार के मौखिक मोड का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सुविधाजनक और कम समय लेने वाला होता है। हालांकि लोग आमतौर पर लिखित पाठ पर अधिक विश्वास करते हैं जितना कि वे सुनते हैं, इसलिए लिखित संचार को संचार का विश्वसनीय तरीका माना जाता है। अब निष्कर्ष यह है कि मौखिक संचार जो है इसका रिकॉर्ड नहीं रहता है, इसीलिए आमतौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में मौखिक संचार को सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं भी ऑफिशियल काम हो या किसी भी रिकॉर्ड के लिए या विश्वसनीय कोई भी काम करने के लिए लिखित संचार सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। अच्छा, तो हम लोग का ये ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब अगला टॉपिक है आँखों से संपर्क। कम्युनिकेशन आँखों से भी होता है, यानी बातचीत आँखों से भी होता है, आई कांटेक्ट के ज़रिए भी होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड, यानी शब्द की तुलना में हमारे एक्शन जोर से बोलते हैं। अगर हम कुछ लिख देते हैं, अगर हम किसी को कोई चीज़ जैसे किसी कविता को ही बोलते हैं, लिख देते हैं, तो वो कविता लिखा ही रह जाता है। लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें बोलते समय अपने एक्शन और आँख में एक अजब सा चमक होता है और एक विश्वास भरा होता है, जिससे उस कविता का भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए गैर मौखिक संचार में आंखों का संपर्क सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंखों के संपर्क की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। गैर मौखिक संचार में अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करते हैं कि बोल रहे हैं किसी और के साथ और देख रहे हैं किसी और के साथ, तो ये उतना प्रभावी नहीं होता है। लेकिन हम अपने दोस्त से जब हम बातचीत कर रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा होता है, प्रभावी होता है ये। आंखों से संपर्क और फेस पर एक्सप्रेशन बनाए रखें। अपनी बात को प्रभावी ढंग से करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या कहता है ये, चाहे आप बोल रहे हों या सुन रहे हों, यदि आप व्यक्ति की आंखों में देख रहे हो जिनसे आप बात कर रहे हैं, उससे आपकी इंटरेक्शन कहीं ज़्यादा सफल होती है। या इंटरेक्शन मतलब होता है प्रभाव, ज़्यादा सफल होता है। आई कांटेक्ट करने से लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। और जिससे भी आप बातचीत कर रहे हैं वो आपको आंखों मिला करके देख रहा है, तो समझ में आता है कि हम जो बोल रहे हैं अगला सुनने में उसको इंटरेस्टेड है, उसको अच्छा लग रहा है, ये बात उसके भले के लिए बोल रहे हैं, चाहे कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को भी इंटरेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जब एक दो दूसरे से बात करते हैं तो तीसरा अगर सुनता है तो उसको भी लगता है कि अच्छा चीज़ है, वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेने का कोशिश करता है। इसलिए ओरल यानी मौखिक संचार में आंखों का संपर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एक्शन, ये दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही प्रभाव डालता है किसी भी के साथ भी बातचीत करने में। अगला है, अधिकांश श्रोता सीधे वक्ता को 30% और 60% समय के बीच में देखते हैं,
जबकि इससे अधिक देखने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति की वक्ता पर बहुत रुचि है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं बोलते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा हम ले लेंगे कि किसी कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ बहुत सारा आदमी हमें सुनने के लिए बैठा हुआ हो, हम भाषण दे रहे हैं, वहाँ अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो पूरा 1 घंटे की स्पीच में 30 से 60% के बीच में आदमी अगर हमें देख रहा है तो पता चलता है, ज़्यादातर आदमी उसी समय देखता है, तो हमें पता चलता है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है हमारी बातों को और आगे भी वो सुनेगा क्योंकि लगता है कि ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला है, एक बार जब आप दर्शकों के साथ आंखों से संपर्क बनाए रखेंगे तो आप आत्मविश्वास का एक सकारात्मक फ्रेम महसूस करेंगे। एक बार अगर हम जिससे बातचीत कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंस में जिसके साथ भी हैं, एक बार आई कांटेक्ट यानी आंखों से संपर्क बन गया और वो भी आंखों से संपर्क बनाए हुए हमारा बात को ध्यान देता है, तो मेरे अंदर विश्वास ये आ जाएगा कि चलो मेरा बात कोई सुन रहा है और उसे अच्छे से समझ रहा है। हमारा विश्वास बढ़ जाएगा और हम अपने बात को और स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कह पाएंगे। एक बार जब आप विश्वास हासिल कर लेते हैं तो आप जो बोल रहे हैं उसे लोग अधिक गंभीरता से ले रहे हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है। जब आई कांटेक्ट हो जाता है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो बात सामने वाला और गंभीरता से लेता है, तो हमारा काम जो बोलने का काम है, बोलने का जो मेरा मतलब है, समझाने का जो तरीका है, वो सफल हो जाता है और ये आसान हो जाता है। इन केस एक और भी केस होता है कि इन केस यदि श्रोता यानी जो हम जो बोल रहे हैं और कोई सुनने वाला है आप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, तो आपको अपनी बात स्पष्ट कर देनी चाहिए और फिर उसी से संपर्क बनाए रखना चाहिए। इस तरह से श्रोता दबाव महसूस करेगा। अगर हम कॉन्फ्रेंस रूम में सभी को बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आंख नीचे करके बैठा है, उदास बैठा है, मेरा बात पे ध्यान नहीं दे रहा, अगर हम उसके तरफ इशारा करके और उसको नाम लेकर के या आई कांटेक्ट करके उसको बोलेंगे कि थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए और हम उसी पे केंद्रित रहेंगे, तो वो लग जाएगा कि 100 आदमी के बीच में हम ही को बोल रहे हैं, तो यानी वो एक तरह से डर भी जाएगा और मेरे बात को ध्यान भी देगा। तो ये करना मौखिक संचार में बहुत ही ज़रूरी है अपने बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए सभी के साथ। अब अगला है आईब्रोज यानी भौवें। कम्युनिकेशन में भावों का भी बहुत अच्छा मतलब होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं कम्युनिकेशन में जो कि एनिमेशन में बहुत काम आएगा। जब भी हम लोग एनिमेशन बनाएंगे ना, तो कोई क्या बोल रहा है, कोई डरा हुआ है तो उसका चेहरा कैसे सिकुड़ जाएगा, आंखों के भौवें कैसी चढ़ जाएगी, ये सब देना काफ़ी ज़रूरी होता है और ये छोटी सी बातें बहुत ही मतलब रखती हैं। बात करते समय आंखों की भौवें आईब्रोज में परिवर्तन भी बहुत सारे बातों को स्पष्ट करता है। अब क्या क्या है देखते हैं आगे। यदि किसी व्यक्ति की भौवें नीची है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति आमतौर पर डूबा हुआ है, यानी भौवें नीची है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं और कोई एक व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका क्या होगा, आँख नीचे होगा, भौवें भी नीची होगी। इससे वो पता चलता है कि वो मेरे बात पे ध्यान नहीं दे रहा, उसका ध्यान कहीं और है, यानी वो डूब रहा है, वो बोरियत महसूस कर रहा है। यह चिंता, आलोचना या असहमति का संकेत दिखाता है। भौवें भी चिंता, आलोचना और असहमति का संकेत दिखाती हैं। जब चिंता में रहेंगे तो भौवें सिकुड़ी हुई रहेंगी, आलोचना में रहेंगे तो अलग एक भाव का एक्सप्रेशन होगा। उभरी हुई भौवें संदेह या अविश्वास का संकेत दे सकती हैं। जो उभरी हुई भौवें हैं वो अविश्वास और संदेह का संकेत देती हैं। उभरी हुई भौवें संदेह या चुनौती का एक तत्व होता है या संकेत दे सकता है। उभरी हुई भौवें संदेह के साथ साथ चुनौती का भी संकेत दे सकती हैं। आईब्रो को ऊपर उठाना आश्चर्य का संकेत है। जब भी कोई बात हमें विश्वसनीय लगता है ना, तो हम आश्चर्य से बोलते हैं या कुछ और एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए उसके चेहरे पे ना, तो भौवें ऊपर चढ़ जाती है, हाँ, आँख बड़ा हो जाता है। तो ये आईब्रोज पे ध्यान से देखने से ये सारा चीज़ पता चलता है। आईब्रो को सिकुड़ना गुस्से का संकेत दिखाता है। जब भी हम किसी से गुस्से से बोलेंगे या कोई भी गुस्सा हो किसी के ऊपर, ध्यान से उसको देखना तो पता चलेगा कि पूरा आँख एकदम डीप हो गया है, भौवें सिकुड़ गई हैं, पूरा चेहरा सिकुड़ गया है, चेहरे पे अलग भाव है।
ये सब चीज़ भावनाएं आईब्रो से पता चलता है। थैंक यू। तो आज का यहीं पे होता है